अभियान के संदर्भ में है। मेरे दाहिनी ओर सोशल एक्टिविस्ट अनिल पन्ना जी हैं और लेफ्ट में हमारे शशि पन्ना जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हाल के दिनों में अभी झारखंड सरकार ने कैबिनेट से एक संलेख जो आया है 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय निवासी को परिभाषित करने के संदर्भ में जो बातें आई हैं, उसके बाद लगातार झारखंड में अलग अलग दलों के द्वारा, अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा, अलग अलग पार्टियों के द्वारा बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारी बातें आ रही है। कोई पक्ष में कुछ बातें आ रही है, कोई विपक्ष में बातें आ रही हैं और कहीं कोई आक्रोश में बहुत सारी बातें आ रही है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते और झारखंड प्रदेश कांग्रेस का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूं, मैं झारखंड विधानसभा का सदस्य रहा हूं, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जो भ्रांतियां इन सब चीजों को दूर करूं। और इस निमित्त आपके समक्ष आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो बातें हैं मैं आपके समक्ष रखने का एक प्रयास कर रहा हूं। ये 1932 का खतियान, ये झारखंडियों की पहचान, ये उक्ति लगातार सारे मैं समझता हूं कि झारखंड में जो झारखंड के मूल निवासी लोग रहे हैं उसमें ये बहुत प्रचलित उक्ति है और कहीं न कहीं ये बहुत ही संवेदनशील और ये भावनात्मक ये वाक्य है। और ये 1932 का जो खतियान है ये झारखंडियों के पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और झारखंड गठन के बाद लगातार स्थानीय नीति, स्थानीय व्यक्ति की पहचान है तो झारखंडी जनता लगातार उद्वेलित रही है। और इस कारण और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण जिस निमित्त झारखंड का गठन किया गया है उसका मूल उद्देश्य का ही क्षरण होता जा रहा है। ये जैसा कि विदित है, झारखंड खनिज संपदाओं और वन संपदाओं से परिपूर्ण है और देश का 40% खनिज झारखंड से आता है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने, चाहे आप कारखानों की बात करें, एचईसी की बात करें, टाटा की बात करें, बोकारो की बात करें, या फिर जो हमारे खनन क्षेत्र हैं, चाहे बीसीसीएल की बात करें, सीसीएल की बात करें, राजमहल की बात करें, पिपरवार की बात करें, इनके माध्यम से लगातार यहां करोड़ों लोग, यहां के जो निवासी हैं, हर वर्ग, केवल आदिवासी नहीं हो, मैं समझता हूं आदिवासी, मूलवासी, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, इन परियोजनाओं से, सिंचाई परियोजनाओं से लगातार वो विस्थापित होते रहे हैं। और विडंबना तो ये है, ये जिस सरकार को लोगों की, यहां के लोगों को संरक्षण देना, उनका प्रोटेक्शन करना है, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, इसके पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी और राजसू की जो सरकार थी, 21,01,471 एकड़ भूमि उन्होंने लैंड बैंक के लिए चिन्हित किया, लैंड बैंक के लिए चिन्हित उन्होंने किया है। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं सीएनटी एक्ट का वायलेशन है और एसपीटी एक्ट का भी वायलेशन है और कुछ चीजें आज भी यहां बीटी एक्ट पे, बिहार टेनेंसी एक्ट के भी बहुत सारे प्रावधान यहां पे लागू हैं। इन सारे चीजों का वायलेशन करने के बाद उन्होंने लैंड बैंक बनाया और ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो विस्थापन की जो प्रक्रिया है और शोषण की जो प्रक्रिया है, उसको ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी राजसू की सरकार ने भी उसको गति प्रदान करने का कार्य किया है। और ये दुखद स्थिति यह है कि जिन्होंने देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन्हें ही संविधान विरोधी और अन्यायी साबित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब से 1932 खतियान की बात आई है, मैं 1932 खतियान के विरुद्ध में जो संविधान का हवाला दिया जा रहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट की वो बात करते, देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। आर्टिकल 15 और 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसका उन्होंने वो जिक्र करते हैं।
हम लोग इससे इनकार कहां करें, कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, जो सर्वोच्च व्याख्याता है, जो इंटरप्रेट करता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस भारत में जो रहने वाले भारतीय जो नागरिक हैं, वो हर राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हो सकते हैं। और देश का सर्वोच्च पंचायत लोकसभा से जो प्रकाशित होती है, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार मंजूषा के जनवरी 2002 के अंक 1 पेज नंबर 8 में सारे डिटेल्स में आप उसे देख सकते हो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा की मैं उद्धृत कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट का मैं उद्धृत कर रहा हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि 1932 का खतियान ये झारखंडी को पहचान का एक आधार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार भाषाई आधार पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में भाषाई आधार पे उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा बनाया, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक बनाया, पंजाबी बोलने वाले का पंजाब बनाया, बंगाली बोलने वाले का बंगाल बनाया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाया। तो इस प्रकार ऐसा तो नहीं कि वो जो महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाल बने भारतीय नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान है। उन्होंने आधार क्या लिया, सरकार ने क्या आधार लिया, भाषा को आधार लिया। उसी प्रकार हमारी सरकार ने एक खतियान को 1932 को आधार लिया, तो उसमें गलत कहां पे है। दूसरी बात, उसी प्रकार अपनी पहचान और अस्मिता के लिए आज मद्रास को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। मुंबई को हम क्या बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी जो हल्ला करी है, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यह मुगल सराय का नाम उन्होंने क्या बना, पंडित दीनदयाल नगर क्यों बदला भाई? ये कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान समझते हैं। दूसरी बात, बगल का मेरा राज्य है, कल तक हम कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता उसे हम कह रहे हैं। तो उसी प्रकार ये झारखंडियों की पहचान का यह 1932 का खतियान आधार है। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि 1932 का खतियान की बात संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल है, मैं उन्हें, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी संविधान के आर्टिकल 244(1) के अनुसार 5th शेड्यूल की बात कही गई, 5वीं अनुसूची की बात की गई है, और यह अस्थायी उपबंध है, यह अस्थायी उपबंध है। और इसी 5th शेड्यूल, जिस शेड्यूल एरिया में है, इसी संविधान ने कहा है कि यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई संरक्षण का भी दायित्व सरकार का है। और साथ ही सरकार को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनकी डेमोग्राफी किसी प्रकार चेंज ना होगा विकास की प्रक्रियाओं में। और यही कारण है कि यहां राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर संसद में भी कोई कानून पारित होता है, केंद्र में भी कोई कानून पारित होता है, और राज्यपाल ये महसूस करे कि ये कानून जो है यहां के निवासियों को, विशेषकर आदिवासियों के हित के प्रतिकूल अगर यह कानून जा रहा है, तो उसे स्थगित करने का भी अधिकार है। और हर समय राज्यपाल को यहां के सारी परिस्थितियों का एक रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। ये सारे संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए मैं अपने मित्रों, मेरे भाइयों से मैं कहता हूं कि वो संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जिनका उल्लेख करते हैं, तो इसी संविधान का मैं पुनः एक बात मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि संविधान में फंडामेंटल राइट है, जिसमें भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे कोई आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, कोई अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी फंडामेंटल राइट में ऐसा है कि भाई ये रिजर्व सीट है, यहां से आदिवासी चुनाव लड़ेंगे, यहां से अनुसूचित जनजाति चुनाव लड़ रहे हैं, यहां तो जाति के आधार पे अलग उनको दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसके आधार पे
कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार का दायित्व है कि जब मेन स्ट्रीम में यहां का हर व्यक्ति चाहे किसी भी जगह का हो वो मेन स्ट्रीम है, और जिसे कहा सर्वांगीण विकास का दायित्व वो केंद्र सरकार का है। और जिसे इसलिए मैंने कहा सर्वांगीण विकास का दायित्व सरकार का, इस निमित्त ये कदम उठाए जाते हैं और ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। दूसरी बात कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां, और इसीलिए इन क्षेत्रों में जो भी सरकार राशि आवंटित करती है वो ट्राइबल सब प्लान का राशि आवंटित करती है, इसीलिए इसे ट्राइबल जनजातीय उप योजना का राशि यहां पे सरकार देती है और ये उम्मीद करती है कि इसका विचलन किसी भी हालत में ना हो। एक बात मैं स्पष्ट कर चाहता हूं कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसके हम लोग पार्ट हैं, और निश्चित रूप से आप चौथे स्तंभ हम लोग सारे पार्ट हैं। और लोकतंत्र में मतों की विभिन्नता बहुत स्वाभाविक है। कोई भी निर्णय आते हैं, जैसे अभी बारिश का समय है, किसान हमारे खुश हो जाए कि बारिश हो रही है, लेकिन जो मिट्टी के चाक पे काम करते कुम्हार वो दुखी हो जाते हैं कि भाई बारिश में कैसे काम करें। तो ईश्वर भी सबको खुश नहीं रख पाता है, लेकिन सरकार ये देखती है कि बहुसंख्यक वर्ग और विशेषकर वैसे लोग जो शोषित हो जा रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, तो उस प्रकार के नियम वो बनाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस लोकतंत्र में, गांधी के देश में, कोई भी समस्या का समाधान गांधीवादी तरीके से होगा, ना कि गोडसे के तरीके से होगा। बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मैंने कहा कि इससे किसी को, जो संलेख सरकार ने कहा है, इसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मैं जो संलेख अभी मंत्रिपरिषद से जो आया है, उन्होंने कहा यह अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी माना जाएगा। अभी तो विधानसभा में हमारा ये भी नहीं आया है, मैं समझता हूं कि अभी विधेयक भी नहीं आया है, तो मैं समझता हूं इतना हाय तौबा मचाने की बात नहीं है। और इस प्रकार के मैंने कहा कि ये हेतु मतभूत को ये होगा तो वो होगा, हाइपोथेटिकल कोई चीजें चलती नहीं है। और ये काजी जी दुबले के और शहर के अंदेशे से ऐसी वाली बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है या कुछ चीजें लाई जा सकती है, तो उन बातों को देखी कि सरकार संवेदनशील सरकार है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत एक कहावत है कि जो किराएदार है वो बहुत मकान मालिक से बहुत अधिक धनवान भी हो सकता है, समर्थवान भी हो सकता है, क्षमतावान भी हो सकता है, बहुसंख्यक भी हो सकता है कि बहुत सारे, हम अगर कोई हम है मल्टी स्टोरी बनाए तो बहुत सारे लोग हैं तो बोले कि हमारी संख्या बहुत है भाई। लेकिन एक बात स्मरण करना चाहिए कि आप समर्थवान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, लेकिन वो किराएदार मकान मालिक नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैंने इसलिए इस बात को कहा है कि एक समझना पड़ेगा कि मैं 2-3 चीजें यहां बता रहा हूं। कुछ लोगों ने ये पेंट करने का प्रयास किया 1932 के खतियान, ये तो आदिवासियों की बात है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये आदिवासियों की बात नहीं है। अगर मैं 1951 का भी सेंसस की बात करूं तो 1951 के सेंसस में आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी। 36, आज भले 27, 36% थी। तो बचा कितना? 64% तो हमारे आम लोग थे, जिसको हम यहां सो कॉल्ड मूलवासी कहते हैं, सडान कहते हैं, नॉन ट्राइब थे। तो ये मैंने कहा कि ये झारखंड के तमाम लोगों के, आदिवासियों, मूलवासी, तमाम लोगों की बातें इससे जुड़ी हुई है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास वो सारे डेटा है। ये BCCL धनबाद का मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब यहां कोयला और रोडियम खनन से जो विस्थापित हुए हैं, ट्राइबल जो विस्थापित हुए BCCL से, वो 38.2%, और SC जो विस्थापित हुए 16.9%, और सबसे ज्यादा जो विस्थापित हुए जनरल कास्ट के, वो 50% विस्थापित हुए हैं। ये BCCL में धनबाद की बात कर रहा हूं। मैं उसी प्रकार CCL में हजारीबाग रांची की बात मैं कर रहा हूं। 23% हमारे ST डिस्प्लेस्ड हुए हैं, और 16% दलित, और 60% हमारे वो जनरल कास्ट का लोग विस्थापित हुए हैं। तो ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए
कि वर्ग विशेष इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है, उनका यह दायित्व बनता है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि कैसे हम जो स्थानीय नीति जो है वो स्थानीय लोगों को पहले चिन्हित करें, उसके बाद इससे आगे जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा यहां पे कि ये मैं नहीं कर रहा, ये आपको अधिसूचना मैं दिखलाना चाहता हूं। ये अधिसूचना है 22 सितंबर 2001। ये किनकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी राजस्व की सरकार थी। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा बीच का मैं लाइन कह रहा हूं कि झारखंड राज्यपाल श्रम एवं नियोजन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के पत्र संख्या 3 स्थापना 5014/81-2006 3 मार्च 1982 का उन्होंने उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां जहां बिहार आया है वहां झारखंड हम उसको प्रतिस्थापित समझे, और झारखंड राज्य में उक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा उन्होंने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, और ये कब का है? ये सरकार उन्होंने पहले कहा था, तो कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं किसको ऐसे बहुत ज्यादा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मानते आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जो कर रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि वो किसकी बात करें। एक दूसरी बात मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो बार बार बोल रहे कि अलग अलग जगह सर्वे हुआ, मेरे पास हर जिले का सर्वे रिपोर्ट है, हर जिले का। ये कैडेस्ट्रल सर्वे मेरे पास है। जो थोड़ी बातें आई है, मैं समझता हूं कि सिंहभूम की बातें आई हैं आपके माध्यम से, मैं स्पष्ट कर दूं, सिंहभूम का 1906 से 11 तक कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, ये ईस्ट सिंहभूम दालभूम में, और वेस्ट सिंहभूम कोल्हान में 1897 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, और फर्स्ट रिवीजन जो हुआ है 1934 में हुआ है ईस्ट सिंहभूम में, और वेस्ट सिंहभूम 1913 में हुआ है। और सरकार के ये संलेख में बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि पूर्व के जो चीजें आई हैं 1932 के पहले का, तो उनको मैं देखूंगा। तो मैं समझता हूं कोई संशय की स्थिति नहीं है कहीं पर भी, और भ्रम की स्थिति भी कहीं नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक डाटा दिखला रहा हूं आपको, मेरे पास वो सारे डाटा हैं। पहले ये समझना चाहिए कि करोड़ों लोग, मैं एक योजना नहीं बता रहा हूं, मैं करोड़ों लोग, आपको छोटा सा बगल का मैं दिखला रहा हूं। यहां पे ये बिरसा कृषि विद्यालय 700 एकड़, ये ब्रिन पास 150 एकड़, ऐसे मेरे पास सारे के सारे डेटा है। चाहे दुर्गा सीमेंट, नालंदा सेरामिक, जितना उठा लीजिए, एनटीपीसी, कितने लोग यहां से, कितने गांव विस्थापित है? 40 गांव। मोतरा कोल ब्लॉक 8 गांव, मगध कोल 10 गांव, आम्रपाली 10 गांव, ऊषा मार्टिन 8 गांव, हिंडाल्को 10 गांव। आपको मालूम है इतने इतने गांव विस्थापित हुए हैं? कोल प्रोजेक्ट का देखिए, पूरे के पूरे डेटा मेरे पास है, आपको मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब, जिनके साथ जो विस्थापित हो गए हैं उनको बेसिक चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनको पहले न्याय मिले। मैं आपके माध्यम से इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप इंडिया गवर्नमेंट के पॉलिसी उठा के देख लें। आप अगर होंगे याद करें तो इंपोर्ट पॉलिसी जो है, जो हमारे आयात की जो ये है ड्यूटी जो है, वो 200 कहीं 300 कहीं 400% तक लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी कम है कि एक्सपोर्ट नीति जो ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी है वो कम लगती है। क्यों? कि यहां के उद्योग धंधे, यहां के कल कारखानों उनको हम संरक्षण दें, ये सरकार का दायित्व बनता है। उसी प्रकार राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि कैसे हम जिस निमित्त झारखंड बना है, यहां के झारखंड के एक चिन्हित करने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने 1932 खतियान को आधार माना, जिसके आधार पे वो चिन्हित करें, और ये मेरे झारखंड के सारे लोगों का ये अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं कह सकता हूं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन की सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के गठन हेतु मंत्री परिषद में लिए गए निर्णय का हम समर्थन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1932 के खतियान झारखंडी की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं। आपके पार्टी के ही विधायक और मंत्री सांसद तक नाराज चल रहे हैं, तो आप लोग समझाने में क्यों नहीं अभी तक? मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कहा कि यहां आंतरिक लोकतंत्र है,
कांग्रेस में लोकतंत्र है और मैं समझती इसकी खूबसूरती लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि गांधी जी ने एक बात कही है कि अगर मेरे किसी दो वक्तव्य में कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो बाद के वक्तव्य को सही माना जाए। तो मैं समझता हूं कि उनको जो हमारे जो बातें आई हैं उनको जरूर बतलाया जाएगा, और मैंने सारी चीजों को होता बहुत ज्यादा अध्ययन ना कर पाए, देख ना पाया होंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मंत्री परिषद में जो निर्णय लिए गए हैं, मेरे 4 मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, रामेश्वर राव जी, बन्ना गुप्ता जी, बादल पतलेख जी, और मैं इसलिए मैं यहां कर रहा हूं कि प्रस्ताव एवं विधेयक के प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। डॉक्टर रामेश्वर राव जी वो वित्त मंत्री है, उनकी सहमति है। चारों मंत्रियों ने क्या कोई अपोज किया क्या? तो मंत्री परिषद में हमारे 4 मंत्रियों ने समर्थन किया। और मैं स्पष्ट कर दूं, जो प्रदेश का मुख्यालय जो हमारे लिए मंदिर के समान है, प्रदेश का मुख्यालय में हमारा आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हमारे बन्ना गुप्ता जी, बंधु तिर्की जी, अनूप सिंह जी, वो सारे लोगों ने ना केवल जश्न मनाया वरन उन्हें खुशी जाहिर करते वो सड़क पर भी उतरे हैं। तो ये कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने कहा कि जिन लोगों को थोड़ा शंका आई है और कुछ विसंगतियों को ध्यान हुआ है, तो मैं समझता हूं कि विधेयक तो प्रस्तुत होने दीजिए, वहां के तो बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा, कैसे उनको एड्रेस करें, कैसे उसमें कोई विसंगतियां को दूर करें। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें कोई भय या डरने की बात नहीं, ये हमारे झारखंडियों की पहचान, अस्मिता और पहचान की ये बात है। अच्छा सुखदेव, जो इनके पास 32 इनके पहले से रह रहे हैं लेकिन उसके पास हथियार नहीं है, तो उसकी पहचान कैसे? मैं इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने जो अधिसूचना अभी तो आई नहीं, जो संलेख जो दी है उसमें स्पष्ट कर मैं समझता हूं कि शेड्यूल एरिया भी है और झारखंड ये मानी जाती है कि ये आज भी अपने पंच परमेश्वर की बात सुनी, प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी भी रही है। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया ग्राम सभा के माध्यम से, उनके रीति रिवाज, उनके पारंपरिक वेशभूषा। आज भी मैं डिप्टी कलेक्टर रहा हूं, जब मुझे किसी को कास्ट सर्टिफिकेट देना होता था, उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, तो अपने स्टाफ के द्वारा, गांव के लोग के द्वारा उनके बारे, उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन के बारे एक हम सत्यापन, भौतिक सत्यापन करते थे, फिर वो हम देते थे। तो ऐसे सारे प्रावधान है, मैंने उससे चिंतित होने की बात नहीं है। मैं थोड़ा और स्पष्ट आगे कर दूं कि जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जिसको वन ग्राम की हम संज्ञा देते हैं, उसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स में आए नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, हमारे संज्ञान में हैं, इसलिए मैं स्पष्ट करूं, उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं और कैसे सारे लोगों को एकोमोडेट करें और किन्हीं के साथ अन्याय नहीं, वही हमारा प्रयास है। सुखदेव जी, जो आपत्ति है गीता पवार ने, जो उनकी आपत्ति है 1964 के सर्वे के आधार पर, अगर 1932 लागू हुआ तो मैं आपको मैं हाँ 1964 का जो खतियान है, अगर वहाँ सर्वे सेटलमेंट नहीं माना जाता है तो जो कोल्हान के लोग हैं लगभग 40 लाख लोग, उनके पास 1964 के पहले का नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, ये आपत्ति है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको। इस पर तो जैसे